अस्सलाम स्टूडेंट्स, हम लोग अब चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट गिवन एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय टर्म विस्कोसिटी। तो जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, विस्कोसिटी बेसिकली फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स के बिटवीन। ठीक हो गया। वो फ्लूइड जो है वो आपको पता है लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है। और आपने पहले उसकी डेफिनेशन को डिनोट करना, देन आपने उसकी एग्जांपल देनी है कि जो है विस्कोसिटी कौन से मटेरियल्स में हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें विस्कोसिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो हमने उसकी एग्जांपल्स दिया। अब आपके साथ नोट करने के वो मटेरियल्स जिनमें वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट जो करना है वो अपने फॉर्मूला लिखना है विस्कोसिटी का, जो कि ये जो मैंने डिनोट किया है। फॉर्मूला को लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि उसका यूनिट डिफाइन करना है। ठीक है, ये रहा विस्कोसिटी का यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है और शॉर्ट क्वेश्चन तो खैर है ही, लेकिन ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने इग्नोर नहीं करना। ठीक हो गया। फॉर्मूला एक हेडिंग बनेगी फॉर्मूला की और एक हेडिंग बनेगी यूनिट की। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाय ड्रैग फोर्स, व्हाट आर दी फोर्स फैक्टर्स अपॉन विच ड्रैग फोर्स एक्टिंग अपॉन अ स्मॉल स्पेयर ऑफ रेडियस आर मूविंग डाउन थ्रू अ लिक्विड डिपेंड। सो इसमें बेसिकली हम लोगों ने ये सब बातें हुआ जो हम लोग अपने टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं जब हम इसको बुक को पढ़ रहे थे। तो आपने ड्रैग फोर्स की डेफिनेशन लिखनी है और स्ट्रोक्स ला के थ्रू जो रिलेशन है ड्रैग फोर्स के लिए उसका फॉर्मूला है उसको डिनोट करना है। फिर आपने बताना है कि कौन से फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करती है। तो अपने डिपेंडेंस की हेडिंग बनाकर वो सारे फैक्टर्स डिनोट करने हैं। फैक्टर्स कहाँ से आएंगे? इसी फॉर्मूला से आएंगे कि किस पे डिपेंड करती है ड्रैग फोर्स। वो डिपेंड करती है रेडियस के ऊपर, विस्कोसिटी के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई फोक ड्रॉपलेट्स अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर। सो इसको देख लेते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब एक फोक का ड्रॉपलेट डाउनवर्ड जो है वो फॉल करता है तो उसके ऊपर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस एग्जर्ट हो रही थे। एक तो डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी और एक अपवर्ड ड्रैग फोर्स। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अपवर्ड ड्रैग फोर्स क्या है कि वो डाउनवर्ड मोशन का एक अपोजिंग इफेक्ट है। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्पीड से डाउनवर्ड मोशन होगी उतनी ज़्यादा ड्रैग फोर्स की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देती है। अब उस वाले पॉइंट पर जब हमारी अपवर्ड ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाती है डाउनवर्ड ग्रेविटी के, तो जो ड्रॉपलेट है वो एक टर्मिनल एक स्पेशल वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं उससे मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो टर्मिनल वेलोसिटी की जो एक हमारे पास कह लें कि डेफिनेशन है वो ये है कि जो हमारी टर्मिनल वेलोसिटी है वो रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये रेडियस किसका होता है? ड्रॉपलेट का। तो आपने कभी ड्रॉपलेट का अगर साइज़ इमेजिन करो तो क्या होगा? ड्रॉपलेट बहुत माइन्यूट साइज़ का होता है। तो ड्रॉपलेट का साइज़ इटसेल्फ बहुत छोटा है, उसका स्क्वायर भी ले लें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर वेलोसिटी उसके टर्मिनल वेलोसिटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आप सोचें कि कितनी कम वैल्यू होगी। तो ड्रॉपलेट इन रियलिटी डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है लेकिन वो टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लेकिन क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी उसी ड्रॉपलेट के स्क्वायर के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल है, तो उसकी वैल्यू इतनी कम होती है कि हमें ऐसा अपीयर होता है कि जो ड्रॉपलेट है वो मूव नहीं कर रहा है, वो सस्पेंडेड है इन द एयर। लेकिन इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है। साइज़ स्मॉल है ड्रॉपलेट का तो स्पीड स्मॉल है तो हमें ऐसा फील होता है। उसके बाद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हम लोगों ने लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के अंदर डिफरेंसेस बताने हमने क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आपने सिंपली लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो को डिफाइन करना है। उसके बाद आपने उनके जो मैंने आपको ड्यूरिंग लेक्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस बताए थे, आपने वो सब इसमें इंक्लूड करने हैं और यहाँ से जिसकी एग्जांपल्स गिवन है ये भी आपने इसमें ऐड करनी है। तो हमारा कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेट बर्नौलीज रिलेशन फॉर अ लिक्विड इन मोशन एंड डिस्क्राइब सम ऑफ इट्स एप्लीकेशंस। तो सिंपल आपने बर्नौलीज इक्वेशन की डेफिनेशन को लिखना है, उसके बाद उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, उसकी एप्लीकेशंस को लिख देना है। अब उसके बाद नेक्स्ट पर मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है अ पर्सन इज स्टैंडिंग नियर अ फास्ट मूविंग ट्रेन, इज देयर एनी डेंजर दैट ही विल फॉल टुवर्ड्स इट। तो येस, यहाँ पे डेंजर है कि वो ट्रेन के टुवर्ड्स फॉल करेगा। और वो डेंजर क्यों है अब उसको हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रेन है और ट्रेन के साथ एक पर्सन है जो यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में। अच्छा, अब ये जो ट्रेन है ये मूविंग ट्रेन है। ठीक है, ये मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और ये जो पर्सन है इसके थोड़े कुछ ही से डिस्टेंस पे एक पर्सन जो है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है। अच्छा, अब क्या हुआ कि जो हमारी ट्रेन है और ये जो शख्स यहाँ पे मौजूद है इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो काफ़ी नैरो है और इस रीजन के ऊपर जो एयर प्रेशर है उसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और जो यहाँ पर ऑन द अदर साइड पर्सन के जो एयर का प्रेशर है उसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। लेकिन अब सिचुएशन कुछ यूँ बनती है कि क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का रीजन बहुत नैरो है और नैरो रीजन में स्पीड ज़्यादा होती है और
कंपैरेटिवली जो लेस नैरो रीजन है, ब्रॉड रीजन है, वहाँ पे स्पीड ज़्यादा, वहाँ पे स्पीड कम होती है। ये हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन में पढ़ा था कि एरिया अगर ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगी, और अगर एरिया कम होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर एरिया जो है वो कम है तो स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो स्पीड कम है। अब हम लोगों ने बर्नौलीज में क्या पढ़ा, बर्नौलीज का रिलेशन ने हमें ये बताया कि वेलोसिटी या स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर की। तो जब हमारी वेलोसिटी या स्पीड हाई है तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा। तो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी की स्पीड की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि एयर की स्पीड की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है इस रीजन में, तो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू, एयर के प्रेशर की वैल्यू ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। और यहाँ पर एयर की वेलोसिटी की स्पीड, जो एयर की स्पीड है वो क्या है, वो कम है, तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगी। अब इस पर्सन के लिए सिचुएशन कुछ इस तरह से डिज़ाइन हो जाएगी कि इसको दोनों तरफ से प्रेशर फील हो रहा है। एयर का प्रेशर, आपको नॉर्मली भी एयर का प्रेशर फील होता है, कोई भी व्हीकल जब ट्रैवल करते है उसको एयर का प्रेशर फील होता है, इस पर्सन को भी एयर का प्रेशर फील हो रहा है। लेकिन अब जो उसकी इस वाली साइड से प्रेशर है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, और जो इस वाली साइड से प्रेशर उसकी वैल्यू कम है। तो कंपेयर, मतलब अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल 100 की क्वांटिटी में प्रेशर लग रहा है और यहाँ पर उसको पास जस्ट 10 या 5 की क्वांटिटी में प्रेशर लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ वाला प्रेशर इस वाले पर्सन को ट्रेन की तरफ धकेल देगा, जिसकी वजह से कहते हैं कि ट्रेन के चलती हुई ट्रेन के इतना नज़दीक नहीं चलते, क्योंकि आपको चांसेस है कि आप ट्रेन की तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। वो अट्रैक्शन ये प्रेशर की डिफरेंस की वजह से ही होती है। नेक्स्ट 6.7 जो है ये आप खुद करोगे। अगर इसको डिस्कस करें तो लिखा हुआ है कि हमने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को लोकेट करना है। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड आउट करके साथ ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट क्या है, वेयर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज़ हाई द प्रेशर विल बी लो। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं बर्नौलीज के एप्लीकेशन में, तो ये ट्रू रिलेशन है। अच्छा जी, उसके बाद 6.8 है, टू रोबोट्स मूविंग पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन आर पुल टुवर्ड्स ईच अदर। इसको एक्सप्लेन करो कि अगर टू रोबोट्स सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करें तो वो एक दूसरे की तरफ क्यों पुल करते हैं, अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 बोट्स हैं, बोट ए और बोट बी, ठीक हो गया। अब ये इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। अब क्या होगा कि इनके जो बिटवीन एरिया है वो कम है और जो इनके साइड्स पर एरिया वो ज़्यादा है। तो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो वाटर की स्पीड है यहाँ पर वो ज़्यादा होगी और वाटर की स्पीड इस साइड पर कम होगी। तो जहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगी अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन वहाँ पर प्रेशर कम होगा, और जहाँ पर स्पीड कम होगी वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। अब क्या हुआ कि इस बोट को और इस बोट को, दोनों बोट्स को 2 टाइप्स ऑफ प्रेशर फेस करना पड़ रहे थे, एक इस साइड से प्रेशर, एक इस साइड से प्रेशर। इस वाली बोट के लिए भी एक यहाँ से प्रेशर, एक यहाँ से प्रेशर। इन दोनों बोट्स के लिए जो आउटर साइड से प्रेशर आ रहा था वो हायर हो गया है, और जो इनर साइड से प्रेशर था वो कम हो गया है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे की तरफ पुल हो जाएंगी, अट्रैक्ट हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ स्विंग इज प्रोड्यूस इन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। अच्छा, हम लोगों ने जो टॉपिक में क्वेश्चन पढ़ा था ना वो क्रिकेट बॉल का नहीं था, वो टेनिस बॉल का था। टेनिस बॉल वो है जो ग्रीन कलर की बॉल होती है, हम नॉर्मल घरों में यूज़ करते हैं, वो बेसिकली टेनिस बॉल होती है। और क्रिकेट बॉल होती है, रेड कलर की एक बॉल होती है, बड़ी हार्ड सी, उसको बोलते हैं क्रिकेट बॉल, ठीक है। अच्छा जी, अब वो किस तरह से उसमें स्विंग प्रोड्यूस है, स्विंग कहते हैं उसका इस तरह से जो एक स्पिनिंग मोशन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना, उसके कहते हैं उसका स्पिन कर जाना, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि जो हमारी क्रिकेट बॉल है उसकी एक साइड रफ होती है और एक साइड शाइनिंग होती है, और वो जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो वो अब इस तरह से स्विंग भी करती है, जिस तरह अर्थ है, अर्थ स्पिन भी करती है, अर्थ रिवॉल्व भी करती है, तो जो बॉल है वो फर्दर मूव भी करती है और वो स्पिन भी करती है। अब क्या होता है कि जो रफ साइड है वहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू कम होती है, और जो वेलोसिटी किसकी, एयर की वेलोसिटी, एयर की स्पीड की वैल्यू, और शाइनी साइड के ऊपर एयर की स्पीड की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो जहाँ पर स्पीड ज़्यादा है वहाँ पर प्रेशर कम होता है, और जहाँ पर स्पीड कम है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो रफ वाली साइड के ऊपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 सेकेंड, मैंने ये गलत लिख दिया है, यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था लो प्रेशर, और यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए हाई प्रेशर, ठीक हो गया। तो जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, सॉरी, जहाँ पर स्पीड कम है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, जहाँ पर स्पीड ज़्यादा है वहाँ पे प्रेशर कम है। अब क्या होगा कि ये जो प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो गया उसकी वजह से जो बॉल है वो स्पिन भी करेगी और फर्दर मूव भी करेगी, और उसकी स्पीड बढ़ जाएगी फर्दर मूव करने की। अब क्रिकेटर्स क्या करते हैं, वो जो रफ वाली साइड है ना उसको मज़ीद रफ करने के लिए उसको रगड़ते हैं, ठीक है। तो उस इस तरह करने से ये होता है कि जो प्रेशर का डिफरेंस है लो और हाई में वो बढ़ जाता है और बॉल की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। अब जो सामने पर्सन बैटिंग करवा रहा है उसको अंदाज़ा होता है कि इतनी की स्पीड की बॉल हो सकती है, मैक्सिमम स्पीड का उसको आइडिया होता है। लेकिन जब
टेम्परिंग करके हम स्पीड को मज़ीद बढ़ा देते हैं प्रेशर डिफरेंस इंक्रीज़ करके, तो फिर उसका आइडिया जो है वो काम नहीं आता और वो बेचारा उसको बॉल की स्पीड का आइडिया नहीं हो पाता, और ये एक जुर्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, जो नेक्स्ट ये आपका ये जो क्वेश्चन है आपकी बुक की साइड इन्फॉर्मेशन में भी गिवन है, तो वहाँ से ये डायग्राम उन लोगों ने बेसिकली यहाँ ड्रॉ किया। अब क्या है कि हम लोगों ने किसी मोटर कार के कार्बोरेटर की वर्किंग को बताना है विद द हेल्प ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। अच्छा, अब होता क्या है कि हमारे जो कार का इंजन है उसमें फ्यूल तो यूज़ होता है, यहाँ पर गैस लिखा हुआ है, गैस भी बेसिकली गैसोलीन है, ठीक है, पेट्रोल है बेसिकली। अब जो पेट्रोल है वो यूज़ होता है एज अ फ्यूल, लेकिन पेट्रोल एयर के साथ मिक्स होकर यूज़ होता है, और उसको जो है ना करेक्ट मिक्सचर ऑफ, इसे करंट मिक्सिंग भी कहते हैं समटाइम, मतलब कि हम लोगों को एक मुनासिब मिकदार में फ्यूल चाहिए होता है और एक मुनासिब मिकदार में एयर चाहिए होती है, इन दोनों का मिक्सचर जो है वो हम फर्दर यूज़ करते हैं। तो सिचुएशन, अब उनकी मिक्सिंग की जो सिचुएशन है वो क्या होती है, कार्बोरेटर में ये मिक्सिंग होती है कि ये जो हमारा फ्यूल है वो एक टैंकर में होता है, और जो एक इस तरह से एक पाइप होता है, ठीक है, जिसका एरिया यूनिफॉर्म नहीं होता, और उसमें से एयर पास कर रही होती है। अब यहाँ से पेट्रोल आएगा और वो इसके एयर के साथ मिक्सअप होकर फर्दर वो आगे मूव कर जाएगा जहाँ पर भी उसकी ज़रूरत है। अच्छा, अब इस पाइप को देखें तो पता चल रहा है कि यहाँ पर एरिया लार्ज है और सेंट्रल रीजन में एरिया लो है। जहाँ पर एरिया लार्ज होगा वहाँ पर स्पीड कम होगी, और जहाँ पर एरिया स्मॉल होगा वहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगी, और जहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रेशर लो हो जाएगा। अब इस वाले रीजन का प्रेशर ऑटोमेटिकली लो हो गया है, और ये जो ट्यूब है इसको बोलते हैं वेंट्री डक्ट, ठीक है। अब यहाँ का जो प्रेशर है वो लो हो गया, और यहाँ से जो फ्यूल आ रहा है वो हाई प्रेशर के ऊपर आ रहा है, तो हाई और ये प्रेशर के डिफरेंस की वजह से क्या होगा कि यहाँ से फ्यूल यहाँ पर मुंतकिल होगा, और जो है उनकी करेक्ट मिक्सचिंग हो पाएगी और हमारा वर्क करेगा सिस्टम। उसके बाद आ जाओ, फॉर विच पोजीशन विल बी द मैक्सिमम ब्लड प्रेशर इन द बॉडी हैव द स्मॉलेस्ट वैल्यू। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये देखो कि जब हम खड़े होते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, तो हमारे जो ब्लड ने पाँव से लेकर सर तक उसकी एक सर्कुलेशन चलनी होती है, ठीक है। तो अब बहुत ज़्यादा काम, ग्रेविटी के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन सेकंड पोजीशन में क्या होगा, अगर आप बैठे हुए तब भी आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, लेकिन थर्ड पोजीशन में जब आप हॉरिजॉन्टली लाई करते हो तो ग्रेविटी का डिफरेंस जीरो होता है। अब आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करके ब्लड को फ्लो नहीं करवाना पड़ा, लेकिन अगर आप उल्टे खड़े हुए हो तब भी बहुत ज़्यादा वर्क करवाना पड़ेगा कि आपका पूरे बॉडी में जो है वो आपका ब्लड फ्लो करे। तो हमने ये बताना कि वो कौन सी पोजीशन है जब मैक्सिमम ब्लड प्रेशर इन द बॉडी की स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, तो वो जाहिर सी बात है लाइंग हॉरिजॉन्टली की वैल्यू है, जब हमारे मैक्सिमम ब्लड प्रेशर की स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, बिकॉज अब हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। ग्रेविटी का डिफरेंस जीरो हो जाता है इस वाली पोजीशन के ऊपर, और जो है वहाँ पर ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम ब्लड प्रेशर की स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद है, in an orbiting space station would the blood pressure in the major arteries in the leg ever be greater than the blood pressure in major artery in the neck। अच्छा, ऐसा तब होगा जब हम लोग वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करेंगे। वेटलेसनेस में क्या होता है कि अब हमारा जो प्रेशर है मेजर आर्टरीज़ में वो सेम हो जाएगा नेक की आर्टरीज़ के प्रेशर के, क्योंकि अब कोई प्रेशर मतलब ग्रेविटी का चक्कर ख़त्म हो गया है, ठीक है। ब्लड को फ्लो करने के लिए ग्रेविटी को के अगेंस्ट कहीं पर भी काम नहीं करना पड़ा, और हर जगह इक्वल जो है वो प्रेशर हो जाएगा। ये थे आपके चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग इसके जो है कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो।